Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पेज 1। प्यासा सावन। उपन्यास, लेखक गुलशन नंदा। प्यासा सावन। रात इतनी अंधेरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, इस पर वर्षा मानो तूफान के साथ आकाश से सागर उमड़ पड़ा हो। राकेश की कार बल खाती हुई पहाड़ी सड़क पर अंधेरे में आगे बढ़ती चली जा रही थी। तूफानी हवा और बौछार के थपेड़े कार के शीशे से टकरा जाते। मूसलाधार बरसता पानी कार की हेडलाइट्स को लगभग निष्क्रिय बना रहा था। बत्तियों का प्रकाश कुछ ही दूर जाकर अंधेरे में डूब जाता। कार को तेज चलाना कठिन था, अतः राकेश सावधानी से आगे बढ़ रहा था, साथ साथ वह झुंझला भी रहा था, क्योंकि उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। कार होटल स्नोलैंड के पोर्टिको में आकर रुकी। होटल की कुछ ही बत्तियां जल रही थी, अधिकांश भाग अंधेरे में डूबा हुआ था। राकेश कार का द्वार खोलकर झट बाहर निकला। ठंडी हवा के झोंकों से उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने ओवरकोट के काला ऊपर करके गर्दन को कछुए के समान समेट लिया और तेजी से लॉबी में चला गया। काउंटर पर किसी को न पाकर वह क्षण भर के लिए कमरे की बड़ी खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। खिड़की का मखमली पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था, जिससे खिड़की के शीशों पर बाहर बरखा की बूंदें तांडव करती हुई दिखाई दे रही थी। भारी ओवरकोट में सिमटने पर शीत उसकी धमनियों में धंसता चला जा रहा था। सहसा वह मुड़ा और काउंटर पर जाकर उंगलियां बजाते हुए बोला, कोई है? दूसरे ही क्षण काउंटर के नीचे से एक युवती का सिर और फिर धड़ उभरा। राकेश की आंखें विस्मय से खुली की खुली रह गईं। उसे ऐसे लगा जैसे किसी जादूगर ने धुएं का एक गोला छोड़ा हो और धुएं के छंटने पर न जाने कहां से एक अप्सरा सामने आ गई हो। घुंघराले बालों में सीधी मांग, बादामी आंखें, कमान सी भावें, लंबी काली पलकें और आंखों में काजल की पतली सी रेखा, माथे पर काजल का तिकोना टीका, गुलाबी दमकते हुए गाल, रसीले होंठ, निचले होंठ के किनारे काला मोहक तिल, थोड़ी में हल्का सा गड्ढा, सुराहीदार गर्दन और सीने के उभार में मन और आंखों के लिए अनगिनत आमंत्रण। राकेश काउंटर के पास खड़ा इस सौंदर्य संसार में खोसा गया। उसे अपने आसपास का तनिक भी ध्यान न था। युवती राकेश को यह खोए हुए देखकर झेप गई। वो इस होटल की रिसेप्शनिस्ट थी और कोई फाइल निकालने के लिए काउंटर के नीचे झुकी हुई थी। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? चांदी की अनेक घंटियां सहसा बज उठी और राकेश की तंद्रा टूट गई। वह घबराकर बोला, मेरा नाम राकेश है, मैंने अपने लिए आपके होटल में एक कमरा बुक करने के लिए तार भिजवाया था। जी हाँ, पर मुझे खेद है कि इस समय होटल में कोई कमरा खाली नहीं है। युवती ने सिर से पैर तक राकेश को निहारते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा, बिल्कुल स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं। किंतु मैंने तो रिजर्वेशन के लिए बहुत पहले प्रार्थना की थी तार द्वारा। जी, पर हमने तो आपको इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया कि आपकी रिजर्वेशन हो। पेज 2 गई है। देखिए, बात यह है कि पिछले 3 दिन से मौसम खराब होने के कारण हवाई उड़ान बिल्कुल बंद है और बहुत से लोग बिश्तः यहीं रुके पड़े हैं। ओह, भगवान के लिए कुछ कीजिए, मुझे मार्ग में बहुत देर हो गई। फिर इस तूफान में कार की यात्रा व्यर्थ मुसीबत मोल लेना है। उद्धरण चिन्ह। सॉरी, मैं विवश हूँ, इस समय तो होटल में कोई कमरा खाली नहीं, दूसरे होटलों में भी यही हाल है, वरना आपका प्रबंध कहीं और करा देती। राकेश ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बरखा थमने का नाम तक न ले रही थी। उसके चेहरे पर खेद और निराशा की छाप गहरी हो गई। राकेश स्वयं पुरुषोचित सौंदर्य का सुंदर उदाहरण था। उसके व्यक्तित्व में युवतियों के लिए अपार आकर्षण था। धीरे धीरे अपना मोहक प्रभाव वो युवती के हृदय पर डाल रहा था। केवल एक ही उपाय है। युवती ने उसे अत्यधिक निराश देखकर कहा, क्या आज शाम को यहाँ एक प्लेन पहुँचा है? प्रातः कुछ यात्री यहाँ से चले जाएंगे, सो मैं आपका नाम वेटिंग लिस्ट में लिख लेती हूँ। राकेश ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और बेबसी से सामने दीवार को देखने लगा। दीवार पर टंगी क्लॉक 12:30 बजा रही थी। इतनी रात गए वो कहाँ जा सकता था? उसने अपना मुख युवती की ओर घुमाते हुए कहा, आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं वहाँ सोफे पर बैठकर प्रतीक्षा कर लूँ, सुबह तो मुझे कमरा मिल ही जाएगा। रात भर इस सर्दी में 2-4 घंटे ही की तो बात है, जैसे तैसे समय कट जाएगा। एज यू प्लीज। उद्धरण चिन्ह। युवती ने हिचकिचाते हुए अनुमति दे दी। राकेश थैंक यू कहकर सोफे की ओर बढ़ गया। युवती ने घंटी बजाई और स्नोलैंड होटल की विशेष यूनिफॉर्म पहने एक बैराई कमरे में आया। उसने सफेद रंग की पतलून पहन रखी थी, जिस पर सामने 2 बड़ी किरमिजी धारियां थी और किरमिजी रंग का ही जोधपुरी जैकेट उसकी टोपी पर स्नोलैंड लिखा हुआ था। युवती ने राकेश को संबोधित करके पूछा, आपका सामान कार के पीछे है, डिक्की में। राकेश ने जेब से कार की चाबियों का गुच्छा निकालकर बैरे को थमा दिया। जाओ, साहब का सामान भीतर ले आओ। युवती ने बैरे को आदेश दिया। बैराई बाहर चला गया और राकेश सोफे में धंसकर गहरी सोचों में डूब गया। उसे एक वियोगी प्रेमी की भांति सुबह होने की प्रतीक्षा करनी थी। एकाकीपन और प्रतीक्षा के क्षणों ने उसके शरीर में और ठिठुरन उत्पन्न कर दी। उसने गर्दन को ओवरकोट के उठे हुए कालम में और सिकोड़ लिया और जेबों में दोनों हाथ डालकर सोफे में और भी सिमट गया। वो अपने आप पर झुंझला रहा था और उन परिस्थितियों को कोस रहा था जिनके कारण उसे इतना विलंब हो गया था। सोचों में डूबा हुआ वह कभी कभी कनखियों से काउंटर पर बैठी युवती को भी देख लेता। क्या सौंदर्य था! गीतल वातावरण में अकेले में किसी युवती की उपस्थिति भी क्या हल्की सी गर्माहट पहुंचाती है। हृदय में उसकी विचारधारा एक दूसरी दिशा में चल पड़ी। वह सोचने लगा, विधाता भी क्या विचित्र कलाकार है। पेज 3। एक ही मिट्टी से कैसी कैसी मूर्तियां ढालता है। ये काउंटर के पीछे बैठी युवती किसी राजभवन की शोभा बन सकती थी, किंतु होटल की साधारण कर्मचारिन बनकर रह गई। विधाता शायद मस्खरा भी है, अनमोल हीरा तराश कर घूरे पर फेंक देता है। रिसेप्शनिस्ट युवती भी, जिसका नाम अर्चना था, थोड़ी थोड़ी देर बाद कनखियों से राकेश को देख लेती थी। उड़ती नजरों की यह मुलाकात धीरे धीरे एक संबंध का रूप लेने लगी। बरखा की गुनगुनाहट उनके हृदयों की मौन धड़कनों में हल्का सा संगीत भर रही थी। बौछार का शोर स्वयं ही एक मधुर लय में परिवर्तित हो रहा था। अचानक राकेश उठा और काउंटर के पास आकर
बोला, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे कॉफी का एक प्याला मिल सकता है? सॉरी, हमारा किचन 12 बजे बंद हो जाता है। राकेश मुंह लटकाए फिर सोफे पर आ बैठा। अर्चना रजिस्टर पर झुककर कुछ लिखने में व्यस्त हो गई। बेराई राकेश का सामान काउंटर के पास रखकर पिछले कमरे में चला गया। राकेश बैठे बैठे अपनी उंगलियां चटखाने लगा। व्यक्ति की सोची हुई योजना कभी उसे कितना धोखा देती है। वो सोच समझकर कोई निश्चित कार्यक्रम बनाता है, किंतु कोई उस पर पानी फेर देता है। कुछ देर बाद वही वेरा कॉफी का एक प्याला अर्चना के लिए ले आया, जो नाइट ड्यूटी के बीच उसे होटल से मिला करता था। अर्चना ने प्याला हाथ में उठाकर होठों की ओर ले जाना चाहा, किंतु उसका हाथ बीच ही में रुक गया। उसने राकेश की ओर देखा, जो गंभीर दृष्टि से कभी कॉफी के प्याले को और कभी अर्चना को देख रहा था। दृष्टि मिली और वह मुस्कुराई। मानव हृदय फूल के समान कोमल भी होता है और पत्थर के समान कठोर भी। उसके सामने ही एक अजनबी सर्दी से ठिठुर रहा था। वह कॉफी का प्याला होठों तक न ले जा सकी। उसने क्षण भर कुछ सोचा और कॉफी का प्याला थामे राकेश के पास आकर बोली, लीजिए कॉफी, सर्दी से आपको बहुत कष्ट हो रहा है। नहीं तो किंतु आप, ये तो आपके लिए है, लीजिए 50-50। राकेश चुप रहा। अर्चना ने सहानुभूति से देखा और आधी कॉफी प्लेट में डालकर कॉफी का आधा प्याला राकेश की ओर बढ़ा दिया। प्याला थामते हुए राकेश का हाथ तनिक कांप सा गया। फिर मुस्कुराते हुए वह अर्चना की तरफ देखने लगा और बोला, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। प्याला हाथ में लिए वो निरंतर अर्चना की ओर देखे जा रहा था। यह आप मुझे घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? अर्चना के इस वाक्य ने अचानक उसे हल्का सा झंझोड़ दिया। ओह, प्याला मुंह की ओर ले जाते हुए वो कुछ संभला। देख रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले जो अजनबी था वो एकाएक अपना कैसे बन गया। कस्टमर का ध्यान रखना तो हमारा प्रथम कर्तव्य है। रिसेप्शनिस्ट जो हूँ, होटल का धंधा जो ठहरा। अर्चना मुस्कुराई, किंतु मैं तो अभी आपका कस्टमर भी नहीं हूँ, वेटिंग लिस्ट में तो है। मंद मुस्कान से विवाद को समाप्त करने के लिए विषय बदलती हुई वो बोली, आज की यह भयंकर सर्दी शायद आप सहन नहीं कर पाएंगे। विवशता मनुष्य को साहसी पेज 4 बना देती है। अर्चना राकेश के इस उत्तर से प्रभावित हुई। अचानक कुछ सोचकर वह बोली, मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। प्लीज, कैसे? होटल की मालकिन का कमरा आपको देकर। इट्स वंडरफुल। पर वो क्या करेगी? वो पहलगाम गई हुई हैं, वर्षा के कारण आ न सकी और इस भयंकर तूफान में अब उनका आना संभव नहीं लगता। सुबह तक तो आप वहाँ विश्राम कर ही सकते हैं और सुबह होते ही आप किसी दूसरे कमरे का प्रबंध कर देंगी। आपकी इस कृपा को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, किंतु एक शर्त होगी, अर्चना ने लजाते हुए कहा। फिर कुछ रुककर बोली, इस बात को छिपाए रखना होगा, वरना मालकिन मेरी छुट्टी कर देंगी। राकेश का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसने अर्थपूर्ण दृष्टि से अर्चना की ओर देखा। वह सोचने लगा, थोड़ी देर पूर्व वो अपने आप को अभागा समझ रहा था, किंतु वो कितना भाग्यवान था, उसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी एक युवती की सहानुभूति प्राप्त थी। अभी वो उसके प्रति अपना आभार भी व्यक्त न कर पाया था कि अर्चना मुड़ते हुए बोली, आइए मेरे साथ। उसने काउंटर पर जाकर अपनी मालकिन के कमरे की चाबी उठाई और दाहिनी ओर चल पड़ी। राकेश उसके पीछे हो लिया। सीढ़ियां चढ़कर उसने गैलरी को पार किया और एक कमरे के पास खड़ी होकर चाबी से द्वार खोलने लगी। राकेश चुपचाप उसके साथ चल रहा था। द्वार खुला और दोनों ने भीतर प्रवेश किया। कमरे में अंधेरा था। अर्चना ने बढ़कर टेबल लैंप का स्विच ऑन कर दिया। धुंधले प्रकाश में राकेश ने देखा कि साज सज्जा में भारतीय और पाश्चात्य ढंग का मिश्रण था। कलात्मक ढंग का साफ सुथरा कमरा मालकिन की सुरुचि का प्रतीक था। एक और पियानो रखा था। दीवार पर गिटार और मैंडोलिन टंगे थे, जो उसकी संगीत प्रियता के प्रमाण था। यही है वह कमरा, हमारी मालकिन कमलाजी का निजी कमरा। आपकी मालकिन बड़ी सुरुचि संपन्न महिला मालूम होती हैं, उन्हें संगीत से भी गहरा लगाव है। जी, आपने ठीक ही पहचाना। मैंडोलिन तो इतना दर्दिला बजाती हैं कि सुनने वाले के हृदय को छू जाए। वो यहाँ अकेली ही रहती हैं। मेरा मतलब है उनके पतिदेव। जी, पति का देहांत हो जाने के बाद यही दुनिया है उनकी, शांतिपूर्ण और एकाकी। उनका अपना कोई नहीं है। मेरा अभिप्राय है उनके बच्चे और संबंधी। नहीं, कोई नहीं। उन्हें अब केवल दो चीजों से प्यार है, एक संगीत और दूसरी मैं के शब्द पर राकेश कुछ चौंका और अर्चना की आंखों में झांकने लगा। राकेश की चकित दृष्टि को काटते हुए अर्चना ने शीघ्रता से कहा, मेरा भी इस दुनिया में और कोई नहीं, मैं उन्हीं के आश्रय में हूँ, उन्हीं की छत्र छाया में पली हूँ। अर्चना से दृष्टि हटाकर राकेश कमरे का निरीक्षण करने लगा। सामने पियानो के ऊपर फूलों का एक गुलदस्ता रखा हुआ था। वह गुलदस्ते के पास चला गया। लाल गुलाब, उसके मुंह से सहसा निकला। हमारी मालकिन को लाल गुलाब बहुत प्रिय है, हमें हर सुबह उनके लिए फूल एकत्र करने पड़ते। पेज 5 हैं, तो इस लाल गुलाब के साथ उनके जीवन का अवश्य कोई गहरा संबंध होगा। संभव है, किंतु लाल गुलाब से रुचि होना कोई अच्छा लक्षण नहीं है। शायद हृदय की दबी चिंगारियों को उजागर करने का कोई रूप हुई है। आपको तो सफेद गुलाब पसंद होगा। जी, वह चौंक पड़ा और अर्चना की ओर उखड़ी दृष्टि से देखते हुए बोला, आपका अनुमान ठीक है, वास्तव में जीवन की सादगी श्वेतपन में ही छिपी हुई है। अर्चना लजा सी गई। उसे लगा कि यह वाक्य उसने फूलों की अपेक्षा उस पर अधिक कहा है। विषय बदलती हुई वह बोली, सुबह होने से पूर्व आपको ये कमरा छोड़ देना होगा। जी, आज्ञा का पालन होगा। राकेश मुस्कुराया, और यह बात हम दोनों तक ही सीमित रहनी चाहिए। तथास्तु। राकेश ने गर्दन झुकाई। अर्चना एक बार मौन दृष्टि से उसे देखा और फिर कमरे के बारे में अन्य निर्देश देने लगी। इसके पूर्व कि राकेश उसका आभार प्रदर्शित करता, वो कमरे से चली गई। राकेश कुछ क्षणों तक वहीं निश्चेष्ट खड़ा रहा। अर्चना उसकी दृष्टि से ओझल हो चुकी थी, परंतु वो उसकी कल्पना में विद्यमान थी। कमरे के बंद वातावरण में बरखा का शोर सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे चलता हुआ वह सामने बिछे आरामदेह बिस्तर तक जा पहुंचा। असावधानी से उसने अपना कोट एक ओर फेंका। टाई की गांठ ढीली की और लेटने से क्षण भर पहले उसने खिड़की से बाहर हवा और बादल के तूफान की तीव्रता का अनुमान लगाया। आकाश पर घटाओं में जब बिजली कौंधती तो दूर दूर तक धुंध फैली दिखाई देती। बंद खिड़की के शीशों पर बरखा की मोटी बूंदें इस प्रकार पड़ती जैसे कोई उसके हृदय के धधकते शोलों पर के छींटे दे रहा हो। अर्चना की इस कृपा से राकेश मीलों की यात्रा की थकान पल भर में भूल गया।
वर्षा का शोर अभी तक घाटी को अपनी लपेट में लिए हुए था। अर्चना जब काउंटर पर लौटी तो बादल जोर से गरजने लगे, फिर इतनी भयानक आवाज से बिजली कड़की जैसे पास ही किसी वृक्ष या भवन पर गिरी हो। अर्चना भयभीत होकर कांपी और फिर संभलकर रजिस्टर पर झुक गई। थोड़ी देर बाद टेलीफोन की घंटी बजी। अर्चना ने रिसीवर उठाकर सुना, दिल्ली से ट्रक कॉल था। कोई महाशय कमरा बुक करवाना चाहते थे। अचानक रिसीवर अर्चना के हाथ में कांपने लगा, उसके शरीर में बिजली सी कौंध गई। बाहर पोर्टिको में अभी अभी रुकी कार की परिचित आवाज ने उसके मस्तिष्क में खलबली मचा दी। उसने रिसीवर रख दिया और चिंतित दृष्टि से मुख्य द्वार की ओर देखने लगी। उसकी मालकिन कमलाजी इस भयंकर तूफान में भी लौट आई थी। उनका सामना होते ही अर्चना के हाथ पैर फूल गए। उसे यूं लगा जैसे उसका सिर मनो भारी हो उठा हो। कमलाजी 35 वर्ष की एक सुंदर महिला थी। भरा भरा शरीर, गोरे मुख पर संपन्नता और समृद्धि के चिन्ह कटे हुए शुष्क बाल और मोटी मोटी नशीली आंखें जो सदा मुस्कुराती मालूम होती थी। उन्होंने बहुमूल्य गुलाबी कोट पहन रखा था जो उनके भरे हुए सुंदर कूल्हों तक पहुंचता था। कोट के नीचे पेज 6 मोटी उनका कार्डिगन था। भूरे रंग की चुस्त पतलून सुडौल जांघों और पिंडलियों को उजागर कर रही थी। पतलून के पांचे रबड़ के काले जूतों में छिपे हुए थे। भीतर आते ही वह अर्चना की ओर देखकर मुस्कुराई। अर्चना ने हाथ जोड़कर स्वागत किया। कमलाजी बड़ी रोबीली चाल से चलती हुई काउंटर के पास पहुंची। अर्चना का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया जा रहा था। उसे बिल्कुल आशा न थी कि इतनी रात गए और इस भयंकर तूफान में वह पहलगाम से लौट आएंगी। उसने राकेश के साथ जो स्नेह और दया का व्यवहार किया था वह अब महंगा पड़ता दिखाई दे रहा था। सहानुभूति दुर्भाग्य बन गई। कितना भयानक मौसम है, कमलाजी ने आते ही कहा। इस मौसम में पहलगाम उजाड़ लग रहा था, काटने को दौड़ता था। इसीलिए बारिश और तूफान का ध्यान किए बिना ही इतनी रात गए मैं लौट आई। आपने बहुत अच्छा किया आंटी, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी। आइए हीटर के पास। उसने एक और हटते हुए आंटी को इलेक्ट्रिक हीटर के पास आने का संकेत किया। कमलाजी हीटर के पास आकर खड़ी हुई। बैराई उनका सामान भीतर ले आया था। अर्चना का ध्यान इस समय कहीं और था। उसका मस्तिष्क चक्कर में पड़ गया। वह उस बला को किसी प्रकार टालने का उपाय सोच रही थी जो उसने स्वयं ही अपने सिर ले ली थी। एकाएक वो काउंटर से बाहर आई। कहाँ जा रही हो अर्चना? कमला देवी ने पूछा। आप कुछ देर यूं ही हीटर के पास अपने आप को गर्म कीजिए, तब तक मैं आपका कमरा गर्म कराए देती हूँ। आज कितना शीत है, उफ। ये कहती हुई अर्चना तेजी से दाहिने मुड़कर सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। कमलाजी ने मुस्कुराकर उधर देखा और स्वयं धीरे से बोली, कितनी प्यारी लड़की है, कितना ध्यान रखती है मेरा। ये कहते हुए उनकी दृष्टि जाती हुई अर्चना की पीठ पर स्नेह भरी थपकियां देने लगी। अर्चना शीघ्र पांव उठाती हुई मालकिन के कमरे की ओर बढ़ी। घबराहट में उसकी सांस घूटी जा रही थी। मालकिन के आने से पूर्व ही वह राकेश को वहाँ से हटा देना चाहती थी। गैलरी में एक और जाकर वह झट होटल के टेलीफोन बूथ में पहुंची। उसने कपती उंगलियों से मालकिन के कमरे का फोन नंबर डायल किया। दूसरी ओर घंटी बजी किंतु किसी ने रिसीवर नहीं उठाया। अर्चना ने घबराकर दोबारा नंबर मिलाया। अब के भी कोई नहीं बोला। वह चाहती थी कि उसे मालकिन का द्वार खटखटाना न पड़े और वह राकेश को फोन पर ही सूचित कर दे कि मालकिन आ गई हैं और वह शीघ्र चुपके से उनका कमरा खाली कर दे, किंतु वहाँ से कोई उत्तर ही नहीं आ रहा था। घंटी निरंतर बजी जा रही थी। राकेश शायद गहरी नींद सो रहा था। अर्चना ने झुंझलाकर रिसीवर रख दिया और बिजली की तेजी से कमला देवी के कमरे की ओर लपकी। वो डर रही थी कहीं देर होने से स्थिति कोई भयानक रूप धारण न कर ले।